हाय एवरीवन। देखो तुम लोग तो नाइन्थ के बच्चे हो, तो नाइन्थ के बच्चों को तो हिस्ट्री तो लगता है कि एकदम बेकार। कुछ ऐसा मतलब 10 में 2 या 3 ऐसा बच्चा होता है जिसको हिस्ट्री समझ में आता है, तो समझ में आता है उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता उसको तो लगता है कि बाप रे, एकदम कैसे कैसे उसको समझे। देखो उस चीज़ के लिए हम हैं तुम लोग के साथ। तो देखो ये मेरा तो मतलब हिस्ट्री का तो ये नाजिस्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का सेकंड वीडियो। लेकिन हमको एक बात बताना, हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको तो उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हम 5 मंथ्स हम अपलोड करें तो मेरा वीडियो रैंक पे भी नहीं आता था। हम सर्च करते हैं पर मेरा वीडियो शो नहीं होता है। इसी वजह से शायद कोई नहीं देखता है कि क्या, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता है हम एक वीडियो बनाए थे ये टॉपर्स टाइम टेबल करके, तो उस वीडियो में ना 5 मिनट का वीडियो, लेकिन उसमें आई थिंक 147 व्यूज़ है। ज़्यादा तो नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। बताते हैं हम उसको व्यूज़ कैसे पाए थे। ये मतलब 147 जो व्यूज़ है वो हम कैसे अचीव किए थे। जो वीडियो अपलोड होता है ना, जो उसका अच्छा खासा व्यूज़ रहता है, उसमें तो हम देखते थे कि किसका वीडियो ज़्यादा जल्दी आया हुआ है, तो उस पर हम वो वीडियो अपलोड करते थे। तो वो करते करते वो मेरा उसमें इतना है कि तुम लोग सर्च करना, 5 लाइक है लेकिन एक भी डिसलाइक नहीं है। तो पता है ये हम मतलब कि ये हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको बहुत पसंद है वीडियो। पसंद होने का रीज़न ये है ना कि देखो एक इंसान जो होता है ना, उस इंसान की लाइफ में कभी वो ऐसे कांस्टेंट वे में नहीं चलता है। उसका जो सितारा रहता है ना, किस्मत का सितारा, किस्मत का सितारा कभी तुम्हारा ऐसे चलता है मोस्टली, जो तुमको नीचे की ओर ही लेके जाएगा। तो वो जो नीचे की ओर किस्मत का सितारा जो तुमको नीचे की ओर लेके जाता है ना, उस नीचे के सितारे से कैसे हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, कैसे परेशानियों को झेल करके एक मंजिल पा सकते हैं, कैसे उसे हम लोग डील कर सकते हैं, वो वीडियो तुमको वो बताता है। हम चाहते थे कि ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुँचे, जो 9th में है, जो 10th में, उन सब के पास ये वीडियो पहुँचे। लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा उसको हम कैसे रैंक करें। पता है हम ये यूट्यूब पे सर्च करके अपने लगते थे कि टॉपर्स टाइम टेबल करके, बिल्कुल भी नहीं आता है वो वीडियो। अब तुम लोग को अगर आइडिया होगा तो बतलाना, कमेंट करना कि कैसे हम उसको ला सकते हैं ऊपर। अगर तुम लोग को देखने का इच्छा होगा तो हमको बोलना, हम कमेंट में उसका लिंक डाल देंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोग वीडियो देखना, तुम लोग को बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट में। पता है और सब भी, जब हम 9th में थे चाहे हम 10th में थे, तो हम देखते थे टॉपर्स का टाइम टेबल, चाहे कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, उस पर हम बहुत वीडियो हम देखते थे। पर उसमें पता है ऐसा हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, किसी को हम ये नहीं बोल रहे कि आप ख़राब बनाते हैं तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको हम शेयर कर रहे हैं। तो देखो और सब जो रहता है ना कि उसमें बस ये बोलेगा कि आप 10 बजे 5 बजे उठ जाइए, 5 से लेकर तुम पढ़ते रहिए। लेकिन वो तो अलग चीज़ हो गया ना, वो पढ़ते रहिए तो अलग चीज़ हो। उस पढ़ते रहिए को सही रास्ता कैसे दिया जाए। देखो ऐसा नहीं होता, जब तुम एक इंसान होते हो तो इंसान के लाइफ में तुमको बोले ना, किस्मत का सितारा कभी ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है। किस्मत का सितारा नीचे ही रहता है। तो उस नीचे को हम लोग ऊपर कैसे कर सकते, उस सितारा को कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हो, वो वीडियो तुमको वो बताएगा। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग देखना वो वीडियो। चलो अब छोड़ते हैं, अब जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेमन रिपब्लिक। प्रोनाउंस तो ठीक से किया है ना द बर्थ ऑफ द वेमन रिपब्लिक। तो कहता है इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये जो 20वीं सदी की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब 20वीं सदी के शुरुआती तक। लाइट लगता अप डाउन होता है यहाँ का, मतलब मेरे घर का। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम बोलते रहेंगे ना तो कभी फेस पे लाइट आता है तो कभी डाउन हो जाता है, पता नहीं उसे क्यों। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो कहता है कि यहाँ पे 20वीं सदी का बात हो रहा है। तो 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जर्मनी वाज अ पावरफुल एम्पायर। तो जर्मनी क्या था, जर्मनी एक बहुत ज़्यादा ताकतवर एक देश था, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। जो होता है ना पूरा ताकतवर रहता है, उसको डरता भी है। तो उसी तरीके से जर्मनी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल देश था। It fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the force of Allies। तो कहता है
ये जर्मनी जो था ना पहला विश्व युद्ध में ये पार्टिसिपेट करता है। अब पार्टिसिपेट करता है तो किन के साथ ही पार्टिसिपेट करता है, तो पार्टिसिपेट करता है ये ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ। और किसके खिलाफ लड़ता है, तो अलाइज में आ गया। तो अलाइज में यहाँ पे बतलाया गया है ये यूके, यूएसएसआर और फ्रांस के अगेंस्ट में जो है जर्मनी अपना लड़ाई लड़ता है। तो देखो अलॉन्ग साइड में जो होता है ना, अलॉन्ग साइड का जो मतलब होता है साथ साथ, मतलब कि अगर हम किसी से लड़ने जाएंगे तो मेरे साथ कौन देगा, तो वो जो मेरा जो साथी हुआ ना वो साथी मेरा अलॉन्ग साइड हो गया। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मेरा अलॉन्ग साइड हो गया, तो मेरा साथी हो गया। तो किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अलाइज, तो किसके अगेंस्ट में वो लड़ता है, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट में जर्मनी अपना पहला विश्व युद्ध जो होता है वो लड़ता है। 1914 से लेकर 1918 तक जर्मनी अपना पहला विश्व युद्ध लड़ता है। ऑल ज्वाइंट द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory। तो कहता है कि ऑल ज्वाइंट द वॉर enthusiastically, तो जो सब जो लोग थे, मतलब कि जो अमेरिकन, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये सब के जो लोग थे वो बहुत जल्दी जल्दी लड़ाई कर रहे थे। तो बहुत क्विक वे में वो लोग लड़ाई में पार्टिसिपेट कर लिए थे और सोच रहे थे कि हमको तो जीत बहुत जल्दी हासिल हो जाएगा। एकदम एक्साइटमेंट से वो लोग लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इंथुसियास्टिकली मतलब क्या होता है, उत्साह पूर्वक, एकदम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। जब तुमको कोई चीज़ नया नया चीज़ मिलता होगा, जैसे न्यू ड्रेस, न्यू फ़ोन, तुमको कितना एक्साइटमेंट लगता होगा उसको जल्दी से खरीद लेना है और हमको यूज़ करना है। तो सेम जो वहाँ पे के जो लोग थे, जो कंट्री के जो लोग थे, जो एम्पायर के जो राजा रानी थे, उनको, सॉरी रानी नहीं राजा, तो उनको था कि हम जीत जाएंगे। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में थे कि हम पूरा जीत जाना है और एकदम हमको अपना सब कुछ अच्छा कर लेना है। दे डिड नॉट रियलाइज, तो कहता उनको ऐसा रियलाइजेशन नहीं था, उनको ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ था कि इवन रिमोटली दैट द वार वुड लिंगर ऑन। तो कहता है कि ये जो उनका समझ ही नहीं था, उनका सा रियलाइजेशन नहीं था कि जो लड़ाई है वो इतना आगे की ओर खिंच जाएगा। ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग द ऑलमोस्ट इंटायर रिसोर्सेज ऑफ यूरोप। तो कहता है इस विश्व युद्ध में क्या हुआ कि यूरोप का जितना भी रिसोर्स था वो सब पानी की तरह बहा। ड्रेनिंग मतलब क्या, नाली बहना, तो नाली में क्या, नाली तो बह नहीं रहा था, बह क्या रहा था, यूरोपियन रिसोर्सेज एज अ ड्रेन, एज अ नाली बह रहा था। जर्मनी मेड अर्ली गेन्स बाय कैप्चरिंग फ्रांस एंड बेल्जियम। तो जर्मनी मेड अर्ली गेन्स, तो कहते हैं जर्मनी जो है ना पहले, क्योंकि एक पावरफुल एम्पायर था, तो जर्मनी है ना अपना फ़ायदा निकाल लिया था। किस चीज़ से फ़ायदा निकाला, वो फ्रांस और बेल्जियम को कैप्चर कर लिया था, उसके रिसोर्स को हथिया लिया था, वो उस पर रूल करने लगा था। दिस स्ट्रेंथन द पावर ऑफ, ओके एक लाइन छूट गया था। इन 1917 द यूएसए साइडेड विद द अलाइज फोर्सेस। तो कहता है कि 1917 जब आया, तो 1917 में अलाइज में पहले कौन था, यूके और यूएसएसआर थे, दो मिलकर लड़ रहे थे। सॉरी हाँ, यूके यूएसएसआर तो था, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट द, हाँ, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। पहले इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया लड़ रहे थे। तो 1917 में क्या होता है, 1917 में राजा जी आते हैं, यूएस वाले आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम आप लोग के साथ लड़ेंगे। तो राजा क्यों, क्योंकि यूएस वाज अ पावरफुल कंट्री दैन, यूएस एक बहुत ज़्यादा ताकतवर देश था। तो वो जो है अलाइज जो हो गया, जर्मनी के अगेंस्ट का अलाइज था, रशिया फ्रांस के साथ वो हाथ मिला लेता है। दिस अलाइज विच डिफिटेड दिस स्ट्रेंथन द पावर ऑफ अलाइज। तो कहता है इसकी वजह से क्या होता है कि अलाइज का जो ताकत होता है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल जिसके साथ हाथ मिलाएगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा, तो अलाइज के साथ वो लोग हाथ मिला लेता है, मतलब यूएस अलाइज के साथ हाथ मिलाता है, तो अलाइज क्या हुआ, ताकतवर हो गया। इंग्लैंड फ्रांस क्या हो गया, ताकतवर हो गया। विच डिफिटेड जर्मनी, जो कि ये सब मिल करके जर्मनी को हरा देते हैं। The Allied forces also defeated the Central Power in November 1918। तो अलाइज के जो फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल जो पावर हुए उसको भी हराते हैं,
अब पता नहीं यहाँ पे सेंट्रल पावर में किसका जिक्र हो रहा है, शायद आगे बतलाएगा, हमको नहीं पता सेंट्रल पावर में किसका जिक्र है, शायद उसको आगे बतलाएगा। तो सेंट्रल पावर को भी 1918 में वो लोग हरा देते हैं। अब पॉइंट नोट कर लो, इट फॉक्ड, जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इट फॉक्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलॉन्ग साइड द, यहाँ पे इट फॉक्ड की जगह पे जर्मनी कर लेना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइज फोर्सेस। अलाइज फोर्सेस में कौन कौन आया, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इसको भी नोट डाउन कर लेना। इन 1917 the USA sided with the Allies forces, इसको भी कर लो। The Allies forces also defeated the Central Power in November 1918, इसको भी कर लो। The parliamentary parties got the opportunity to recast German polity when the Imperial Germany was defeated and the Emperor abdicated the throne. The parliamentary parties, तो कहते हैं जो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, मतलब एक राजा के शासन में जो नहीं होता, मंत्री होता है, तो कुछ कुछ पहले जो उदयपुर जो देखा होगा उसको पता होगा, चाहे जो पौराणिक सीरियल जो देखा होगा, महाराणा प्रताप, इस तरीके का, तो उसमें जो नहीं होता सूबेदार हो गए, तो ये कुछ कुछ स्टेट का के लीडर को कुछ कुछ नाम दिया जाता था। तो वो सब उस टाइम क्योंकि राजा रानी का शासन था, कुछ अलग अलग उन लोगों को नाम दिया जाता था, शायद सूबेदार, मंत्री सब जो हुए ना, तो उनको जो है क्या बोलता है, द पार्लियामेंट्री पार्टीज। तो पार्लियामेंट्री जो पार्टीज है वही सब सूबेदार, ये सब जो होगा, उनको एक नया मौका मिलता है जर्मनी को एक नया रूप देने का, क्योंकि राजा हार चुके थे। टूरी का जर्मनी का जो राजनीतिक पार्टी था उसको एक नया रूप देने का। तो कहता है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ जो हो गई उनको एक मौका मिलता है जर्मनी को अपने अनुसार ढालने का, मतलब कि जर्मनी के जो राजनीतिक जैसा कि था, मतलब जैसा राजनीतिक जो जैसा जर्मनी का जैसे चल रहा होता था उसको अपने अनुसार ढालने का उनको एक मौका मिल जाता है। व्हेन द इम्पेरियल जर्मनी, देखो इम्पेरियल मतलब क्या, राजा रानी का शासन होना, मोनार्की रूल होना जिसमें राजा शासन करते हैं। तो कहते हैं व्हेन द इम्पेरियल जर्मनी वाज डिफीटेड, जब इम्पेरियल जर्मनी मतलब कि जो राजा का जो शासन था वो हट जाता है, राजा हार जाते हैं। एंड द इम्पेरियल एब्डिकेटेड द थ्रोन, और जो राजा होते हैं और जो राजा जो होते हैं उनको थ्रोन पे से, मतलब राजगद्दी पे से उनको हटा दिया जाता है। एब्डिक्टेड मतलब क्या, त्यागना, उनको होता है कि अब आप राजगद्दी अब आप छोड़ दीजिए, निकल जाइए यहाँ से। ए नेशनल असेंबली मेट एट वेमर, तो कहता है जो नेशनल असेंबली हुआ, नेशनल असेंबली क्या, एक कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ, कंट्री के सब स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ, तो वो सब एक वेमर नाम की जगह पे मिलते हैं। एंड सेटअप अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, तो वो लोग जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, मतलब जिसमें हर किसी को वोट देने का राइट है, लेकिन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि एक कंट्री के अंदर तो आप लोग रहिएगा, मतलब सब स्टेट जो रहेगा वो चाहे स्टेट के अंदर का जो गांव ये सब एक कंट्री के अंदर तो रहेंगे, पर फिर भी वो लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, कि ये नहीं कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम आपसे पूछ करके करेंगे, इस तरीके का रूल नहीं था। कि अगर एक कंट्री के अंदर स्टेट को करना कुछ है तो अपने अकॉर्डिंग का, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग रूल है, सेंट्रल का अलग रूल है, सेम उसी तरीके का फॉर्मेशन जर्मनी में हुआ था। डिप्यूटीज वेयर नाउ इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट और रिचस्टैग, तो जो प्रतिनिधि, डिप्यूटीज मतलब क्या, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जर्मन पार्लियामेंट में उनका इलेक्शन हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। तो किस बेसिस पे उनका इलेक्शन हुआ था, कि जो वोट जो उन लोगों को मिल रहा था, जिसमें जो वोट मिला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, हर एक किसी को वोट देने का उसमें अधिकार मिला था, इंक्लूडिंग वुमेन, उसमें वुमेन से भी वोट दी थी, अपना पार्टिसिपेशन शो की थी। The Republic, however, was not taken well by its own people, largely due to the term it was forced to accept after the defeat of Germany at the end of the First World War. This republic, however, was not taken well by its
own people largely due to the terms it was forced to accept after the defeat of Germany at the end of the first. Wait a minute, पहले अच्छे से देखते हैं इसको. However, was not taken well by its own people. अच्छा, इसको हम सेकंड पार्ट में जो टॉपिक है, क्योंकि अच्छे से बतलाने के लिए खुद से भी एक बार अच्छे से समझना पड़ता है. ऐसे गलत से गलत बताने कोई फ़ायदा है नहीं. तो इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर में इस पैराग्राफ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. पर आपको ऐसे मत बोल देना कि तुमको तो पढ़ाने ही नहीं आता है, बेकार है, ठीक है ना.